दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले टाइम पे सन की वजह से हमारे लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाला है। हम इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब तबीयत और टेक्नोलॉजी का कम यूज़ कर सकते हैं और गर्म तापमान से भी हम लोग गुजर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब मुझे कैसे पता और मैं इतना दावे से कैसे कर सकता हूँ? यह साइंस ने मुझे बताया है। साइंटिस्टों ने इस सन के 11 ईयर साइकिल के स्टडी किया और उसके बाद प्रेडिक्ट किया है कि 2025 तक हमें सोलर मैक्सिमम देखने को मिल सकता है, जो हमारे लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला है। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि ये सन साइकिल की कौन कौन सा बात कर रहा है और ये सोलर मैक्सिमम क्या होता है और क्या सच में इसका इफेक्ट इतना भयानक है? ये इन्हीं सब टॉपिकों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्यार से यूट्यूब चैनल फैक्ट ट्रेंड पे, जहाँ पे हम लोग साइंस और स्पेस से रिलेटेड चीज़ों को गहरे भाषा में समझते हैं। यह कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि सन पृथ्वी पर मौजूद लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। आखिरकार वह पृथ्वी पर मौजूद जीवन का जो स्रोत है। मौजूद हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए चलने के लिए और वह लगातार एनर्जी हमें सन से मिलता है। जैसे प्लांट को लाइट चाहिए, हर्बीवोरस को प्लांट चाहिए और कार्निवोरस को हर्बीवोरस चाहिए। एक कंप्लीट फूड चेन। पृथ्वी पर मौजूद ऐसे बहुत ही रेयर चीज़ होंगी जो सन के बिना होगा। हम लोग सन को डेली उगते और डूबते हुए देखते हैं, पर शायद ही कभी उसमें बदलाव नोटिस कर पाते होंगे। बहुत ही कम ही लोगों को पता हो कि सन हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है और हमारे पास पार्कर सोलर प्रोब जैसे सैटेलाइट्स की मदद से हम सन के सरफेस को स्टडी कर पा रहे हैं और भी अच्छे से। हिस्ट्री 110 में हमें पहली बार यह पता चला था कि सन एक उबलता हुआ, जिसमें प्लाज्मा से भरा हुआ समुद्र है, जिसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड्स है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके बावजूद भी न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण इसका जो कोर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म था और प्लाज्मा बबल्स उसके सरफेस पर परमाणु बम की तरह विस्फोट हो रहे थे, जो सोलर फ्लेयर्स के रूप में चारों दिशा में फैल रहे थे। सन स्पॉट, सन के सरफेस पर डार्क पैचेस जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से भरे हुए होते हैं। ये करीब 1600 से लेकर 1,60,000 किलोमीटर तक जा सकता है, जो एक बूंद की तरह बनते हैं और फिर बह जाते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन, जो सन के कोरोना से बाहर निकलते हैं और एक्सप्लोड हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं। नतीजा ये होता है कि सन का जो एटमॉस्फेरिक जोन है वही 200 गुना ज़्यादा गर्म हो जाता है सरफेस के मुकाबले। हमारे सोलर सिस्टम में शायद ही सन के जितना इतना ज़्यादा एक्टिव बॉडी होगा। और बहुत लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि सन का जो एक्टिविटी है वो एक टाइम पर बहुत ज़्यादा हाई रहता है और एक टाइम पर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। सन एक 11 ईयर साइकिल के टाइम पीरियड पर वर्क करता है, जिसमें लो लेवल एक्टिविटी यानी कि सोलर मिनिमम से हाई लेवल एक्टिविटी यानी कि सोलर मैक्सिमम फेज आता है और यह वापस से फिर से दोबारा शुरू हो जाता है। सन स्पॉट, सोलर फ्लेयर, CME सभी बहुत कॉमन हो जाते हैं सोलर मैक्सिमम के टाइम पर। हम करीब 50 से 60 बार तक सोलर फ्लेयर देख सकते हैं सोलर मैक्सिमम के पीरियड में। वहीं पे अगर CME की बात करें तो 3 से 4 दिनों में ये एक बार होता है। वहीं पे सोलर मैक्सिमम टाइम पे ये एक ही दिन में कई बार होने लगता है। इसे स्वाबे साइकिल कहा जाता है। इंटरेस्टिंगली ये सन के आधे लार्जेस्ट साइकिल, जिसे हेल साइकिल कहते हैं, ये सन के मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करता है, उसमें जो बदलाव होता है। हमेशा करीब एक बार स्वाबे साइकिल हर 11 सालों में होता है, जिसमें सन का नॉर्थ और साउथ पोल जो है अपना जगह बदलते हैं। और जब ये दूसरा स्वाबे साइकिल शुरू होता है तो फिर से वापस से जो पोल्स होते हैं अपना जगह बदल लेते हैं। यह लगातार सोलर एनर्जी लेवल्स को बढ़ने और घटने से हमारे प्लेनेटरी सिस्टम को हिला कर देता है, बिल्कुल एक हार्ट बीट की तरह, जैसे वह धड़कता है। और सरप्राइजिंगली हमें यह पता भी नहीं चलता कि हम अर्थ पर उसके हिसाब ही से मूव होते रहते हैं। अभी तक कोई क्लियर नहीं कर पाया वैज्ञानिकों की तरफ से कि इसका जो इफेक्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही होता है या कोई और भी वजह है। हम इस पर 200 सालों से इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी हम इसे फिगर नहीं कर पाए कि सन का जो साइकिल्स है वह केवल 11 साइकिल के ही टाइम पीरियड पर ही क्यों घूमता है और उसके अलावा क्यों नहीं। कुछ साइंटिस्ट जो है इसे जुपिटर को भी जिम्मेदार बताते हैं, क्योंकि जुपिटर भी 11 साल के टाइम पीरियड पर ही सन के पास से गुजरता है, क्योंकि जुपिटर 2.5 गुना ज़्यादा मास में अगर हम पूरे ग्रह को भी मिला दे तो इसलिए डेफिनेटली हो सकता है कि जुपिटर जो है अपना कुछ ग्रेविटेशनल पुल सन पर भी लगा रहा होगा। फिर भी ये मिस्ट्री अभी तक सन में होने वाले जो चेंजेस थे वो पृथ्वी पर कुछ खास हमें नहीं दिखते थे, पर आज के टाइम पर जहाँ हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से बढ़ रहे हैं आगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हमें चेंजेस को देखने को मिल जाता है। क्योंकि आज के मॉडर्न टाइम पे स्पेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि CME और सोलर स्टॉर्म का इम्पैक्ट बहुत ही गहरा पड़ सकता है हमारे स्पेस में। अंतरिक्ष में घूमने वाले सैटेलाइट की मदद से साइंटिस्ट फ्यूचर में आने वाले सोलर स्टॉर्म को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिसे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म भी कहते हैं। जैसे ही हमें यह पता चलता है कि कुछ दिन पहले जिससे स्पेस में रह रहे साइंटिस्ट सैटेलाइट्स को सेफ मोड पे किया जा सकता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोलर रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा बुरा असर कर सकता है इलेक्ट्रिकल करंट के जरिए।
जो सैटेलाइट सेफ मोड में नहीं होंगे उन पर ओवरलोडिंग का चांस हो जाता है। वैसे तो हमारा स्पेस जो पूरी तरह से वैक्यूम है, इसमें एटमॉस्फेयर नहीं है, पर फिर भी जो लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूम रहे होते हैं उन्हें हर 4 साल में थोड़ा सा फ्यूल खर्च करके उन्हें के ऑर्बिट ठीक किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा एटमॉस्फेयर प्रेजेंट रहता है। और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के दौरान हमारा जो एटमॉस्फेयर थोड़ा सा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से यह जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, जिससे लो अर्थ ऑर्बिट में जो मौजूद सैटेलाइट होते हैं अब इन्हें 4 साल के बदले वहीं पर 2-3 हफ्ते के अंदर ही उसके ऑर्बिट को ठीक करना पड़ता है, ताकि वो फ्रिक्शन के कारण गिर न जाए। इससे पहले 1989 में ऐसे ही बहुत ही पावरफुल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आया था, जिसमें नासा के सोलर मैक्सिमम मिशन आसमान से ही बाहर चला गया था। और एक फन फैक्ट बताऊं, ये जो सोलर मैक्सिमम मिशन था ये सन के सोलर फ्लेयर्स को ही स्टडी कर रहा था। इसके अलावा नोवाड यानी कि नॉर्दर्न अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड, जो कि करीब उन्हें 100 सैटेलाइट फिर से रीलोकेट करने पड़े थे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के बाद। स्ट्रॉन्ग सोलर रेडिएशन के कारण आपके जीपीएस भी सही से काम नहीं कर पाएंगे और हर साल हमें इनकी वजह से अपने जो पावर ग्रिड है उन्हें बदलना पड़ता है। और इन हाई पावरफुल चार्ज रेडिएशन के कारण एरोप्लेन्स के जो रेडियो वेव्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं और कभी कभी तो ये ब्लॉक भी हो जाते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि शायद इसका तो केवल मशीन पे ही असर होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इंसानों पे भी असर करते हैं। जो इंसान इन सोलर रेडिएशन के टाइम पे बाहर निकलते और एक्सपोज हो जाते हैं इनके में, तो उन्हें ज़्यादातर कार्डिक अरेस्ट उस टाइम पे होने के चांसेस हो जाते हैं। और ये जानवरों पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है सोलर रेडिएशन। जानवर जैसे ग्रे वेल्स हो गए या फिर जो पिजन हो गए, ये लोग जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके अपना माइग्रेशन करते हैं, सोलर रेडिएशन के कारण वे नहीं कर पाते और इन्हें अपना रास्ता भूल जाते हैं। और अभी हाल ही में फरवरी 2022 में स्टारलिंक के 40 सैटेलाइट जल गए थे, ऐसे ही जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म में वे एक्सपोज हुए थे स्पेस में। और अगला सोलर मैक्सिमम 2025 में साइंटिस्टों ने एक्सपेक्ट किया कि वह आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सोलर रेडिएशन के केवल नुकसान ही होते हैं, इनके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। जैसे जिन जिन इलाकों में ऑरोरास बनते हैं उस टाइम पे ऑरोरा बहुत ही ज़्यादा हाईली कलरफुल बनने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने में लगते हैं। के अलावा सन हमें कॉस्मिक रेडिएशन से भी बचाता है। एक थ्योरी के मुताबिक यह कॉस्मिक रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में आते ही न्यूक्लियर साइट्स बनाने लगते हैं, जो एक्स्ट्रा क्लाउड्स को फॉर्म करते हैं, जिनसे हमारा वेदर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगता है। फिलहाल हम सोलर मैक्सिमम की तरफ बढ़ रहे हैं जो 2025 में आने वाला है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि 2025 से पहले हम 2024 में ही हमें बहुत ही बड़ा कैटास्ट्रॉफी इवेंट देखने को मिलेगा, जो कि एल नीनो है। और ख़ास करके इंडिया पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। अगर आप एल नीनो के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपके साथ किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।